मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट नियर SGPGI एंड एक्स प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ। आज मैं पब्लिक हेल्थ पे बात करने जा रहा हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग के DG प्रशिक्षण डॉक्टर SG अग्रवाल। स्वागत है डॉक्टर SG अग्रवाल सर। थैंक यू डॉक्टर पीके सर गुप्ता। हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर HD अग्रवाल, महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में। हम लोग स्वास्थ्य विभाग के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम करवाते हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए, जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए, जिससे कि आगे चिकित्सा में जो नई चीज़ें आती हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। राइट। तो आपका बड़ा दायित्व है, पूरे उत्तर प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें आप शीर्ष पर बैठे हुए हैं और आपका प्राइमरी जो टास्क है वो है प्रशिक्षण। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स का आप करते हैं और इसमें इस समय आप एक पर्टिकुलर मॉडल पे भी काम कर रहे हैं जिसको हम स्पोक एंड हब मॉडल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अक्सर अखबारों में हम लोग सुनते हैं कि उसका उद्घाटन हुआ और आप लोगों ने उसको सर्विसेज को स्टार्ट किया है, तो इसका एक आम लोगों की भाषा में क्या मतलब हुआ इसका? ये एक स्टेमी प्रोग्राम है। स्टेमी का मतलब है ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जिन पेशेंट्स को चेस्ट पेन की शिकायत होती है और उनकी डायग्नोसिस होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, उनको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिनको CSC भी कहते हैं, उस स्तर पे हम लोग थ्रोम्बोलाइज करते हैं जिससे कि उनके हार्ट का फर्दर डैमेज ना हो। गोल्डन आवर के अंदर हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं थ्रोम्बोलिसिस के लिए, टेनेक्टाप्लेज, जिसकी वजह से आगे उसको जो डैमेज होना होता है वो डैमेज नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि आप प्राइमरी लेवल पे ही इस कार्डियक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि गोल्डन आवर में अगर पेशेंट पहुंचता है तो आप वहाँ पे ECG करेंगे। उसके लिए आप ह्यूमन रिसोर्स को प्रशिक्षित किया आप लोगों ने और वो ECG जो है सीधे टेलीमेडिसिन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में जाएगा, वहाँ से डायरेक्टिव इशू होगा और आप लोग जो है प्राइमरी लेवल पे उसको थ्रोम्बोलाइज करेंगे। आई थिंक दिस बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है जहाँ तक मेरी जानकारी है? ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। इसमें हम लोगों ने 12 हब सेंटर कर रखे हैं। हब सेंटर वो होते हैं जहाँ पर ये कार्डियक एंजियोग्राफी और कार्डियक जो हम लोग स्टंट वगैरह डालते हैं उसकी सुविधा होती है। और हमारे स्पोक्स हैं, स्पोक्स वो बड़े हॉस्पिटल हैं और CSC हैं जहाँ पर पेशेंट आता है चेस्ट पेन की कंप्लेन करके, हम उसको ECG करते हैं। उसकी डायग्नोसिस के लिए वो ECG हम हब पे भेजते हैं। हब वाले उसको डिसाइड करते हैं कि इनको ये इंजेक्शन देना है कि नहीं देना है। वहाँ से हमें मैसेज आता है तो हम उनको टेनेक्टाप्लेट इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि उसकी थ्रोम्बोलिसिस हो जाती है और हार्ट डैमेज नहीं होने पाता। उसके पहले पेशेंट जो चेस्ट पेन की कंप्लेन करके आते हैं और जो सस्पेक्टेड लगते हैं कि हाँ MI के पेशेंट हैं, उनको हम 3 दवाएं भी देते हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और स्टैटिन। ये तीनों दवाएं देने से उसका जो इनिशियल जो थ्रोम्बोलिसिस वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। राइट। इसमें शीतलहर चल रही है और ऐसे प्रॉब्लम्स हमको लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे आते हैं और वहाँ पर वो एड्रेस भी हो रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि एक प्रसूताओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक आपका प्रशिक्षण है जिसको कहते हैं CMONK। तो ये क्या है? इसमें किस तरीके से आप प्राइमरी लेवल पे या जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वहाँ पे आप प्रशिक्षित कर रहे हैं डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं लोगों को। हमारी FRUs हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट, जो CSC लेवल पर भी हैं और कई जगह डिस्ट्रिक्ट फीमेल हॉस्पिटल में भी है, जहाँ पर हम जो प्रसूता हैं उनके लिए डिलीवरी और उनके लिए सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, इसलिए जो प्लेन MBBS डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर,
उनको हम ये सीमोंग की ट्रेनिंग कराते हैं। सीमोंग मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड न्यूबॉर्न केयर, जिससे कि वो वहाँ पर सिजेरियन की सुविधा दे सकें और हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी कम हो सके। राइट इसके लिए हम 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। ये मेडिकल कॉलेजों में होती है ट्रेनिंग, और इसके बाद हम उनको उन FRUs पे पोस्ट करते हैं। राइट। इसका मतलब ये प्रदेश सरकार की बड़ी योजना है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी को कम करना एज वेल एज इन्फेंट मॉर्टेलिटी को कम करना। तो मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे NICU भी है और PICU भी है, आई थिंक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, इस पर भी काफ़ी काम हो रहा है, इस पर भी काफ़ी प्रशिक्षित किया जा रहा होगा। हाँ, इस पे भी माननीय योगी जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी, इन लोगों के मोटिवेशन और अथक प्रयास से और हम लोग काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं, और बहुत हम लोग को सक्सेस भी मिली है। नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो गई है पहले की अपेक्षा। राइट राइट। तो इसका मतलब है कि जो DG प्रशिक्षण है इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हेल्थ केयर डिलीवरी में, और इसी क्रम में आप LS-AS का भी ट्रेनिंग देते हैं जिसमें लाइफ सेविंग स्किल्स एंड एनेस्थीसिया, इसके बारे में थोड़ा सा आप संक्षेप में बताएं। हमारे जो FRUs हैं वहाँ पर, और कई सारे महिला अस्पताल में भी एनेस्थेटिस्ट की बहुत कमी है, तो हम 6 महीने का प्रशिक्षण जो MBBS डॉक्टर हैं उनको कराकर इसके लिए प्रशिक्षित करते हैं कि जो हमारी प्रसूता महिलाएं हैं उनके लिए हम एनेस्थीसिया के लिए एनेस्थेटिस्ट तैयार करें जो कॉम्पिटेंट होते हैं, और एनेस्थीसिया देके फिर उनका जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो हो जाता है। राइट। तो इसका मतलब DG हेल्थ का जो पद है उसमें आई थिंक 3 DG होते हैं, तो उसमें सबके अपने अपने दायित्व निर्धारित होते हैं। बिल्कुल तो DG प्रशिक्षण का काम है कि ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल। इसी तरीके से DG परिवार कल्याण या DG हेल्थ, इन लोगों का कुछ दायित्व होगा, थोड़ा सा उसके संक्षेप में। हाँ, DG हेल्थ के दायित्व हैं वो सारे जितने डॉक्टर्स हैं उनको, और ओवरऑल उनका पूरा सुपरविज़न एंड कंट्रोल रहता है। राइट राइट राइट। और DG परिवार कल्याण, फैमिली प्लानिंग आई थिंक, और भी हाँ, चीज़ें। DG फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर से संबंधित कार्य देखते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है और वो अच्छे से देखते हैं उसको। तो यानी कि जो ये पब्लिक हेल्थ इशू है इसमें क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उसमें क्या आप मौलिक परिवर्तन करना चाहते हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि जब से आपने ज्वाइन किया है कुछ आपके अपने थॉट प्रोसेस होंगे, तो किस तरीके से उसमें आप एड्रेस कर रहे हैं अपनी भूमिका को? हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर हैं, वो हर तरीके की बीमारी या उन बीमारियों से आने वाले चैलेंजेस के प्रति जागरूक हों, उनका मैनेजमेंट सीखें। इसी क्रम में हम लोग स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं, उनका प्रशिक्षण करवा रहे हैं, जिससे कि इन टाइम ऑफ नीड, इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, वो हेल्थ की डिलीवरी, ट्रीटमेंट डिलीवरी उन पेशेंट को जिनको ज़रूरत है उनको प्रॉपर तरीके से दे सकें, जिससे कि हमारी जनता, हमारे जो एक एक आदमी जो उसके रोग से ग्रस्त हैं उनको लाभ मिल सके। राइट राइट। हाँ, इसके पहले आप उर्सला हॉस्पिटल में डायरेक्टर थे कानपुर में। जी। अखबारों के माध्यम से पता लगता था कि आपने काफ़ी उसमें सुधार किए हैं आपने, और इसके लिए आपको वहाँ के DM ने आपको एक्नॉलेज भी किया था, प्रशस्ति भी दिया था। तो वो कैसे आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और कैसे क्या क्या आपने किया उसमें? जब मैं पहुंचा उर्सला अस्पताल में, मैं वहां मार्च 2024 में गया था। बहुत सारी कमियां हमने देखी, और इसके बारे में हमें मोटिवेशन माननीय ब्रजेश पाठक जी से, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम करें। वहाँ जो हमारी इमरजेंसी थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बेड की संख्या बहुत कम थी, और हर बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई और सब चीज़ें नहीं थी, जो हमने उसको सब लोगों के पूरी टीम के माध्यम से हमने हर वहाँ पे 10 बेड का पूरा अच्छा इमरजेंसी का ट्रायल्स बनाया। उसका अच्छा हमें परिणाम ये मिला कि जो भी इमरजेंसी में पेशेंट आता था उसको इधर उधर नहीं भागना होता था, एक जगह उसको सारी सुविधाएं मिल जाती थी। ECG है, ऑक्सीजन सप्लाई है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ये सब सुविधा, और हमने पूरी टीम वहाँ गठित करी।
इसके बाद हमने आयुष्मान के पेशेंट्स को भी काफ़ी मोटिवेशन दिया, काफ़ी प्रायोरिटी दी कि मैक्सिमम पेशेंट आयुष्मान के हमारे यहाँ कवर हों और उनको इस जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है इसका उन्हें समुचित लाभ मिल सके। तो इसी क्रम में जैसे क्या है कि चलो अर्बन पॉपुलेशन में तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ एएनएम आशा काम करती हैं, तो इनको भी प्रशिक्षित करने की योजना आपकी रहती है, आप लोगों के डिपार्टमेंट के कैसे आप लोग एड्रेस करते हैं? हम लोग एएनएम को, जीएनएम को, आशाओं को समय समय पर प्रशिक्षित करते रहते हैं और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनको बताई जाती हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी करवाते हैं। एक अभी अखबारों में बीच बीच में आता रहता है कि आप लोग मेडिकल कॉलेजेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ट्रेनिंग की, और कभी कभी ट्रेनिंग के बाद कुछ उनके जो वो होते हैं, उनके जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसमें कभी कभी डिलेड प्रोसेसिंग होती है, जिसके वजह से डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। तो ये बजट का भी कुछ एलोकेशन होता है कि एनएचएम की तरफ से या किसी मेडिकल कॉलेज को किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं, इसमें कुछ आपका कुछ वो विचार होगा? ऐसा है कि वो सूनर और लेटर सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, उनको पैसा भी पहुंच जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें कोई ऐसी असुविधा खास नहीं होती है। राइट। तो इसका मतलब है कि जैसे हम लोग यूजुअली देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में मतलब ये मोटिवेट किया जाता है कि प्रसूताएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो सरकारी व्यवस्था में आए, उसके लिए आपकी एम्बुलेंस की सुविधा है। तो उस एम्बुलेंस के जो पैरामेडिक्स हैं, ड्राइवर हैं, उनको भी कुछ ट्रेनिंग करने की व्यवस्था है? उनको सबको वो वेल ट्रेंड होते हैं और ड्यूरिंग एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट वो चीज़ों को वहाँ मैनेज करते हैं, आवश्यक दवाइयाँ भी उसमें उपलब्ध रहती हैं और रिस्पांस टाइम भी हम लोगों ने इतना कम रख रखा है कि जल्दी से जल्दी वो किसी भी नियरेस्ट सीएससी पे या सीएससी से अगर रेफ़र होती हैं तो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे पहुँच के चिकित्सा सुविधाओं का समुचित और पूरा लाभ उठावें। राइट। तो इसका मतलब है जहाँ पे सपोज एनेस्थेटिस्ट नहीं है या फिर सर्जन नहीं है तो उनका काम होगा रिफ़र करना, आई थिंक। तो वो टाइमली रिफ़र करने के लिए वही एम्बुलेंस फिर सीधे हायर सेंटर को लेके जाती है? हाँ, वो एम्बुलेंस लेके जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक व्यवस्था है ऑन कॉल की, जिसमें सपोज़ कहीं पे एनेस्थेटिस्ट नहीं है तो सीएमओ द्वारा व्यवस्था की जाती है जिससे कि वहाँ पे उस एफआरयू पे एनेस्थेटिस्ट पहुँच के टाइमली सिजेरियन सेक्शन करा सकें। राइट। अभी रिसेंटली अखबारों में निकलता है कि आप लोग रिवर्स बिडिंग से प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स को भी आप हायर कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या है? दूर दराज के क्षेत्रों में एनेस्थेटिस्ट नहीं पहुंच पाते हैं या सर्जन नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसके लिए कुछ एक मॉडल शायद बना है, तो थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालें। रिवर्स बिडिंग में जो डॉक्टर आना चाहते हैं उनको हम लोग एनएचएम के थ्रू लेते हैं और इसमें डिफरेंट स्पेशलिटी के और अलग अलग जहाँ जहाँ वैकेंसी होती है उस हिसाब से जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से एलोकेशन होता है कि यहाँ पर एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत है, यहाँ पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत है, यहाँ पर सर्जन की ज़रूरत है और वो हम लोग लिस्ट जो है वो आम करते हैं, उसमें लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसमें से बिड की जाती है, बिड करके उनका सिलेक्शन करके उनको उस जगह पोस्ट किया जाता है। गुड। तो पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा मानना, मैं रिजल्ट देखा था मैंने पिछले कई सालों पहले योगी जी के रिजीम में ही, कि गोरखपुर में वो हर साल इंसेफ्लाइटिस फैलता था, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग से और वहाँ के लोगों को ट्रेन करने से एक बहुत बड़ा लाभ मिला कि वहाँ पे जो ईयरली एक प्रॉब्लम होती थी वो एड्रेस हुई। आज के तारीख में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पूरी तरीके से उस क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस के रोगी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, महामारी का रूप ख़त्म हो चुका है। तो वो किस तरीके से ये चैलेंजिंग आप लोगों ने, पब्लिक हेल्थ का इशू है, कैसे आप लोगों ने एड्रेस किया था उस समय? इसमें कई विभागों की जिम्मेदारी तय की गई, पंचायती राज की और भी सबकी जिम्मेदारी तय की गई, सबके अपने अपने रोल रहे, सब ने मिले जुले प्रयास से इसके ऊपर कंट्रोल किया। राइट राइट। तो इसका मतलब एक होता है संचारी रोग और गैर संचारी रोग। तो प्राइमरीली फोकस आई थिंक ग्रामीण अंचलों में संचारी रोग पे होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़, और अर्बन जो पॉपुलेशन है वो गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़
से ज़्यादा प्रभावित होती है, तो इसको भी एड्रेस करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को प्रशिक्षित आप लोग करते हैं किस तरीके से? कुछ इस पे आप लोगों का कुछ? हम लोग संचारी रोग की एक ड्राइव चलती है हमारे यहाँ एक महीने की, और उस बीच में जो कि मच्छरों का जो सीज़न होता है उस बीच में जगह जगह छिड़काव है, दवाइयाँ हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर रेफरल है, ये सब चीज़ें मैनेज की जाती हैं। गैर संचारी रोग में जो चीज़ें आती हैं वो भी हम लोग मैनेज करते हैं और उनको भी कंट्रोल किया जाता है। राइट, इसका मतलब प्रदेश सरकार जो पब्लिक हेल्थ जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से एड्रेस कर रही है। और चूँकि आपसे मुलाकात मेरी हुई और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप डीजी प्रशिक्षण के रूप में आप अपने दायित्व को किस तरीके से निभा रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों का उत्तर दिया। क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो तो सीएमओ जानते हैं या मेडिकल ऑफिसर जानते हैं, लेकिन सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर बैठ के चीज़ों को मॉनिटर करना एक बड़ा चैलेंज है। तो थैंक यू डॉक्टर एस डी अग्रवाल, आपने समय दिया और समय समय पर आपको फिर याद करते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू।